हेलो स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल टेस्ट पेपर आ चुका है केमिस्ट्री का। इस वीडियो में हम सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, 70 क्वेश्चन का, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। आई होप आपको इंस्ट्रक्शंस पता होंगी, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन NaCl क्रिस्टल 1 Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोरीन आयंस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो ये है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो आपसे यहाँ पे वो क्या पूछा है कि एक Na पॉजिटिव जो है वो कितने Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड है, या Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब एक Na पॉजिटिव 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है। आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स। तो हम सभी ने मैच बॉक्स देखा हुआ है, उसकी ज्योमेट्री देखिए आपकी कुछ इस टाइप से आपकी ज्योमेट्री होती है। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जो आपकी ज्योमेट्री है, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपके ए बी सी होते हैं, जो आपकी लेंथ होती है वो तीनों अनइक्वल होती हैं। और अगर हम एंगल्स की बात करें अल्फा बीटा गामा, तीनों ही एंगल आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फीयर। देखिए यहाँ पे आपसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर पूछता है, तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जितने स्फीयर होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, वॉइड्स का नंबर होगा। तो यहाँ पे स्फीयर कितने हैं, n, तो उतने ही आपके वॉइड्स होंगे। आंसर होगा आपका सी, थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कॉजेज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। तो आपने डिफेक्ट्स पढ़े होंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, आपसे पूछता है कि डेंसिटी कहाँ डिक्रीज होती है। तो शॉटकी डिफेक्ट में आपका वेकेंट साइड की प्रेजेंस की वजह से जो आपका मास है वो डिक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली डेंसिटी भी डिक्रीज होती है। तो फोर्थ का आंसर होगा आपका बी, शॉटकी डिफेक्ट। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन है, ये एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा आपका डी, बेंजीन और जो आपका टोलिन है वो आपका एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो फिफ्थ का आंसर है डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 m, मतलब कि मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये एक एसिड है और उसकी आपको नॉर्मेलिटी पूछता है। तो एक रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और एसिड और बेस के केस में हम क्या लेते हैं, एसिडिटी या बेसिसिटी। तो ये एक एसिड है आपका, तो इसके केस में हम बेसिसिटी लेंगे, मतलब जितने आपके नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो सकते हैं किसी बेस की वजह से। तो अगर हम H3PO4 की बात करें तो यहाँ पे 3 आपके H पॉजिटिव जो है वो आपके रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब कि इसकी जो बेसिसिटी है वो है 3, जो आपका N फैक्टर होगा वो होगा 3। तो अगर आप इस फॉर्मूले में इसको आप पुट करेंगे तो मोलैरिटी वो है 0.1 जो आपको गिवन है, 3 है आपकी यहाँ पे N फैक्टर या बेसिसिटी, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी आपकी 0.3। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सिक्स्थ का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो अगर आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन देखी हो तो जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एट 25 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मैक्सिमम। देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि कोई भी जो आपका गिवन सोल्यूट है वो कितने नंबर ऑफ आयंस या कितने पार्टिकल आपको देता है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो जब ये डिसोसिएट होगा, इसका आयोनाइजेशन होगा, तो ये आपको एक कैल्शियम आयन देगा और प्लस में क्या देगा, 2 क्लोराइड आयन देगा, मतलब कि टोटल आपके आयन हो गए 3। KCl की अगर हम बात करें तो आपको एक पोटेशियम आयन मिलेगा और एक क्लोराइड आयन मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज और यूरिया की तो ये दोनों ही क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड हैं जिनका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम कहाँ है, ऑप्शन ए में।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम होगा, राइट। तो 8th का आंसर होगा आपका ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो एसिड है अगर, तो वो एसिड आपको क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। तो आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन जब आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, H, लेकिन हाइड्रोजन इस फॉर्म में हमारा स्टेबल नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को, तब आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे जो आपकी स्टेबल फॉर्म H2 में आएंगे। इसका मतलब अगर आप 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो आपको 1 हाइड्रोजन का एटम मिलेगा, मतलब कि आप ये भी बोल सकते हैं कि हाफ H2 मिलेगा, राइट, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेगा, राइट। तो इस चीज को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गिव यू हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी वो बोलता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हमें यहाँ पे मोल तो मिल गया लेकिन हमें वॉल्यूम बताना है। तो आपको एक रिलेशन 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कि कोई भी आपकी जो गैस है वो आपकी 1 मोल ऑफ जो गैस है वो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर्स करती है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, हाफ मोल, तो हाफ मोल है तो आप हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब क्या होगा 11.2 लीटर्स। और अगर ml में बात करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका ml में आपको करेक्ट आंसर देगा। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जो मोलर कंडक्टेंस है वो आपकी डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है, तो 10th का आंसर होगा आपका ए, इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्लस 0.763 वोल्ट। आपसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछता है, तो आपको देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, जो भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सिंपली आपने माइनस साइन लगाना है, आंसर हो जाएगा आपका सी 11th का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जो आपकी कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो किसके इक्वल होती है। सो आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने भी आपके आयोन्स हैं अगर आप उनका सम कर देते हैं उनकी कंडक्टेंस का तो वही आपका आंसर होता है। तो आंसर है आपका सी, 12th का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिसको आप रिचार्ज कर पाए, रीयूज कर पाए। तो अगर आप ये सभी सेल देखेंगे तो यहाँ पे जो लेड स्टोरेज बैटरी है जो हम घर में इन्वर्टर की फॉर्म में यूज करते हैं, उसको हम रिचार्ज भी करते हैं, रीयूज भी करते हैं। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो देखिए रेट कांस्टेंट मास पे डिपेंड नहीं करता, वेट पे भी नहीं करता, टाइम पे भी नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 का ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक जनरल आपको फॉर्मूला देती हूँ, आप किसी भी ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आप निकाल सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। देखिए जनरल है आपका मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन, और जो आपका टी है, टी मतलब टाइम, वो आपका सेकंड हो सकता है, आपके मिनट हो सकते हैं, आपका आर हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो ये है -1। तो यहाँ पे आपको n क्या है, n है उस जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर जो आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, सो n इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, t माइनस 1, टी इनवर्स। तो ये 0 हो गया, तो आपका क्या बचा, t माइनस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15 का बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल। आप अगर इनिशियल जो कंसंट्रेशन है आर नोट या आप ए नोट या सिंपली ए अगर उसको बोलते हैं, तो वो अगर आपने क्या कर दिया, उसको आपने डबल कर दिया, टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। जो टी हाफ है आपका वो भी क्या हो रहा है, वो भी डबल हो रहा है। तो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो अगर आपने जीरो ऑर्डर का जो आपका टी हाफ है अगर आपने देखा हो तो वो क्या होता है, ए नोट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
बाय 2k, मतलब जितना जो है आपका टी हाफ है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1। अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो टी हाफ भी डबल होगा। तो यहां से आपको पता लगता है इस फॉर्मूले से कि ये जो है आपका ऑर्डर है वो है 0। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में आपका जो है टी हाफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के, मतलब कि यहाँ पे कोई इनिशियल कंसंट्रेशन या किसी तरीके की कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ आया है, उसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई है, तो ये आपका डिट्टो वही क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेक्ट है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो टी हाफ है वो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या है, वो आपके इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे नहीं आ रही। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में वो बोलता है कि इसके रेज टू पावर 1 पे डिपेंड करती है, यहाँ पे इनवर्स पे डिपेंड करती है, और यहाँ है रेज टू पावर 0, मतलब कि यहाँ पे वो वही कह रहा है कि आपका जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर 17 का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एब्जॉर्प्शन इज द फिनोमिना इन विच अ सब्सटेंस, फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस। तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी जो सरफेस है उसके ऊपर यहाँ पे आपका जो सब्सटेंस है वो जाके एक्यूमुलेट होता है। बी ऑप्शन में क्या कहता है गोज इनटू द बॉडी, तो बॉडी के अंदर नहीं जाना, बॉडी के अंदर अगर आप जाएंगे वो हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, राइट। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है 18 का ए। रिमेन्स क्लोज टू द अदर सब्सटेंस नहीं। इसके बाद ऑक्सीडाइजेज और रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस, ये भी नहीं है, तो आंसर है आपका 18 का ए। 19th क्वेश्चन है ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच, तो कैटलिस्ट क्या है आपसे पूछता है करेक्टरिस्टिक, इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं, चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, शॉर्टन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, दिस इज करेक्ट। आपका जो इक्विलिब्रियम का टाइम है वहां पे पहुंचने का उसको जो है वो कम कर देता है, राइट, क्योंकि पाथ को चेंज कर देता है, तो जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 19 का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफोबिक कोलॉइड क्या होते हैं, जहां पे आपका डिस्पर्जन जो फेस है उसकी डिस्पर्जन मीडियम के लिए एफिनिटी बहुत कम होती है या नेग्लिजिबल होती है, और उसकी स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, चार्ज की वजह से, जो पार्टिकल्स पे चार्ज है उसकी वजह से। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी, 20th का बी। 21 जो क्वेश्चन है वो बोलता है गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद, तो जो गोल्ड नंबर है वो आपका किससे एसोसिएटेड होता है, लायोफोबिक कोलॉइड से एसोसिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय, ये सभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 6 के। तो जो सल्फाइड ओर्स हैं वो कंसंट्रेट किससे होते हैं जनरली, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड से जो आपकी मेटल है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जनरली वो वहां से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, क्योंकि जो अदर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं वो इजीली वहां से उसको डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजी, एजी मीन सिल्वर, आंसर है आपका बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज टू ऑब्टेन। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जोन रिफाइनिंग जो मेथड है वो आपकी उन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जिन्हें हमें अल्ट्रा प्योर स्टेट में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन स्लैग प्रोड्यूस्ड इज, तो यहाँ पे जो स्लैग फॉर्म होती है वो होता है आपका कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स जहां पे आपके कोई भी अनपेयर्ड आपके इलेक्ट्रॉन हो। तो ये भी आप अगर स्ट्रक्चर से देखेंगे तो भी आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है आपका NO2, ये एक पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस, तो आपसे एक रेंज पूछता है
कि फोस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं। तो अगर आप इसके कंपाउंड देखेंगे फोस्फोरस के, तो उनकी जो रेंज है वो ये है -3 to +5, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, फोस्फोरस का ऑक्साइड है, मतलब एक ही ग्रुप के ये सभी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं। अगर आप ग्रुप नंबर 15 में अगर आप आते हैं तो कुछ इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है। किसी भी ग्रुप में जब आप जाते हैं तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं, जो ऑक्साइड हैं, लाइक जैसे यहाँ पे आपको ऑक्साइड दिए हैं, तो जो उनका बेसिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। मतलब जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक होगा, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है आपका, वो जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। ये एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको CO प्लस वाटर वेपर्स मिलते हैं। तो आपका आंसर है ए। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन जो लर्निंग बेस्ड हैं, अगर आपको आंसर आता है जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए अगर आप श्योर हैं। इफ यू आर नॉट श्योर देन डोंट टेक एनी रिस्क, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने हाफ क्वेश्चन करने हैं 70 में से। आपको ऐसा नहीं है कि जो आपके पास पहले क्वेश्चन आया आपने वो अटेम्प्ट करना है, राइट। आपने इस पे फोकस करना है कि आपके आंसर मैक्सिमम ठीक होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, सल्फर मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पे आपको एटोमिसिटी पूछता है कि कितने एटम मिल के एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर आपने 10th क्लास में भी देखा हो तो सल्फर मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो किंग का जो क्राउन होता है उस शेप का इसका मॉलिक्यूल होता है, ऑक्टा मीन्स 8। तो इसका आंसर है 30th का डी। इसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu कॉपर की पूछता है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है आपके ऑर्बिटल्स की वो देखनी है, देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। एक में है आर्गन 3d9 4s2 और एक में है आर्गन 3d10 4s1। तो आपको यहाँ पे देखना है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, वो है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपके ऑर्बिटल जो हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अगर ऑप्शन बी आप देखते हैं तो यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 मतलब कि फुल्ली फिल्ड। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, आंसर होगा आपका बी, 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, अगेन लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट इज। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी, N-2 F 0 to 14 N-1 0 1 D 0 1 NS2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, 33 का डी। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक मीन्स जहां पे आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सभी फुली फिल्ड हो। तो अगर आप क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आप V2 पॉजिटिव, आप Ti3 पॉजिटिव या फिर आप Sc स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको स्कैंडियम 3 पॉजिटिव जो है वो आपको डायमैग्नेटिक मिलेगा। किस तरीके से, स्कैंडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है 21 प्लस 3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन आपको लूज करने के बाद आपको 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो किसका कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का। और आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव फेरासाइन में पूछता है। देखिए Z आपको गिवन है 26, 2 इलेक्ट्रॉन आपने लूज करने हैं। इसके बाद आपको क्या बचेगा, आर्गन और 3d6, राइट। तो जब आप D 3d में आप ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन को आप फिल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सिंगली ऑक्यूपाइड, देन आपके बाद इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, आपको आयन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है।
सिंपली आपने क्या करना है, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है उसे x कंसीडर करना है। K3 देखिए पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, तो 3 मीन्स 3 यहाँ पे पोटेशियम है, सो 3 इंटू 1 प्लस x जिसका आपको कैलकुलेट करना है Fe का प्लस 6 साइनाइडाइन यहाँ पे कितने हैं 6 और उस पर चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0 क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो न्यूट्रल है। सो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 और x क्या हो जाएगा आपका +3, सो आंसर हो जाएगा C3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, ऑल लिगेंड्स आर, लिगेंड्स क्या होते हैं आपके लुईस बेसिस होते हैं, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 स्ट्रक्चर पूछता है आपका यहाँ पे इस कंपाउंड का। तो हम यहाँ पे Na की बात करें तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी Ni2 पॉजिटिव। Ni2 पॉजिटिव मतलब आपका आर्गन एंड 3D8, राइट। 3D8 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे 5, 6, 7 एंड 8। अब अगर हम Cn की बात करें, साइनाइड जो है वो आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसका मतलब क्या कर सकता है, वो पेयरिंग करने में उसकी जो एबिलिटी है वो ज्यादा है। तो अगर ये पेयरिंग कर देता है एक इलेक्ट्रॉन की तो आपका क्या होगा, पेयरिंग करने के बाद आपके पास एक d ऑर्बिटल यहाँ पे आपको एम्प्टी मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपके चारों भर जाएंगे और ये वाला एम्प्टी हो जाएगा। तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी dsp2। dsp2 मीन्स आपका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन B12 कंटेन, तो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, कोबाल्ट मेटल होती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो अगर आप इन सभी कंपाउंड्स को देखते हैं तो देखिए अगर आप CCl4 को देखेंगे तो CCl4 में ये सारे के सारे जो हैं वो एक जैसे हैं और सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जो डाइपोल मोमेंट है उनको कैंसिल आउट करके जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो 0 आएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेम डाइहेलाइड। जेम मीन्स जो आपके एक ही कार्बन पे दो आपके क्या हो, हेलोजेंस लगे हों। तो आपने बस वही यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे CH3 CH और आपके क्या है, आपके 2 Br इसी कार्बन पे लगे हैं, सेम कार्बन पे लगे हैं। सो दिस विल बी योर आंसर 41, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड। तो हेलोफॉर्म आपकी जो रिएक्शन है उसको आपको देखना होगा। तो प्रोपेन 2-ऑल जो है उसकी अगर आप हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो वहां से आपको क्लोरोफॉर्म मिलता है, आंसर विल बी डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एल्काइल हैलाइड जो है उससे आप क्या क्या बना सकते हैं, ये आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन्स भी बना सकते हैं और एल्कोहल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डी डी। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकेंडरी एल्कोहल। तो देखिए सभी में OH है, राइट। हमें देखना है कि सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है जो आगे जो है वो 2 कार्बन से अटैच्ड हो। तो यहाँ पे एक साइड दिखा रखी है, मतलब ये एक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे ये 2 है तो यही आपका आंसर होगा, 2 कार्बन से। यहाँ पे ये 3 से जुड़ा है और यहाँ पे क्या है, ये एक कार्बन जो है वो कितने से जुड़ा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेन एल्कोहल किसका कॉमन नेम है। तो ग्रेन एल्कोहल जो है वो इथाइल एल्कोहल का एक कॉमन नेम है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एल्केन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए एल्केन, जो एल्केन बनाएगा किसके साथ बनाएगा। तो आपने देखिए यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, आपको दिया है इथाइल एल्कोहल, ओके। सो आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर ए। जब आप आपका इथेनॉल लेते हैं और उसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं RMgX से, तो आपको क्या मिलता है, जो ये OH है ये आपका इस तरीके से जाके अटैच हो जाता है RMgX और OH।
और देन जो आपका R है वो आपके CH3CH2 पार्ट से जाके आपका अटैच हो जाता है, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक एल्केन बनेगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 47, जो ये रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आपसे पूछता है, तो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये रोजनमंड रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। देखिए हम सभी को पता है कि जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो आपको क्या देते हैं, एक एसिड देते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारोज रिएक्शन। देखिए अगर हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो जहां पे अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो वो आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता। तो अगर आप देखेंगे ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड को और फॉर्मेल्डिहाइड को, इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे अपना एसिटाल्डिहाइड तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होगा 49 का बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, यूरोट्रोपिन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी आपका लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो आपका यहाँ पे यूरोट्रोपिन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन एस्टर। तो एस्टर का आपसे जनरल कॉमन फॉर्मूला पूछता है जो क्या होता है, RCOOR डैश या R भी आप लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, 51 का बी। देन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक एसिड है और एक एल्डिहाइड है, तो जब कुछ इस तरीके का हो तो सिंपली आपने क्या देना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपको रिलीज करता है। इजीली आप बबल्स देख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के केस में आपको ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, 52 डी। देन 53 आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड। अगर आप सभी में देखेंगे तो एक कार्बन है और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है सभी कंपाउंड्स में। क्या डिफरेंस है, आपने एक Cl इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे 2 Cl इंट्रोड्यूस कर दिए और यहाँ पे 3। तो जितने ज्यादा आपके Cl होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, उतनी ज्यादा आपकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम है 3, तो आंसर भी यही होगा आपका डी, 53 का आंसर है डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे मिथेनोइक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड जो है, वो आपका इन सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इजीली आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। और वो किस चीज में, एक अनस्टेबल एसिड में आपका ऑक्सीडाइज होता है, H2CO3, जो फर्दर जो आपका ब्रेक भी हो जाता है, राइट। तो आपका आंसर है सी, मिथेनोइक एसिड। इसके बाद बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस टू एल्कोहल। तो अल्टीमेटली आपसे वो ये पूछता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड को डायरेक्ट एल्कोहल में, मतलब OH ग्रुप में आपका कन्वर्ट कर सकता है। तो जो आपका LiAlH4 है वो इन सभी जो आपके ऑप्शंस हैं, इन सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट है और वही ये काम कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अमीन। तो जो नाइट्रोजन है आपका, अगर वो 2 कार्बन या 2 R ग्रुप से जुड़ा है तो वो आपका सेकेंडरी अमीन होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट, RNHR, जहां पे वो 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 57, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये आपकी एक बहुत ही फेमस गैस है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज हुई थी जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। तो ये वही गैस है और इसका जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका CH3NCO। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी अमीन ऑन हाइड्रोलिसिस। अगेन आपका लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमीन। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3।
इसके बाद आपसे पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो आपको क्या देता है, एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 61, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हैं। तो क्या है, एक विटामिन है, एक प्रोटीन नहीं है, एक एंजाइम नहीं है, एक अमीनो एसिड भी नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी करेक्टर ऑफ अ सेल। तो हम सभी को पता है कि डीएनए यहाँ पे हेरिडिटरी करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन 63, सोप्स आर। 10th क्लास में भी पढ़ा था, सोप्स क्या है, सोप्स आर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। सो आपका आंसर सी विल जो है, सी विल बी योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, प्रोटीन। ठीक है, ये किसके पॉलीमर होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। तो अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन होती है जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 65, एन एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर। कोपोलीमर जहां पे आपके डिफरेंट जो मोनोमर हैं वो आपके अटैच होते हैं या कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है नाइलॉन 66, जहां पे हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस आपका एडिपिक एसिड, जो दो डिफरेंट हो गए आपके मोनोमर, वो आपके यहाँ पे अटैच होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, अ प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आपने देखा होगा कि नाइलॉन 66 जो है वो आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मीन्स जो आपका जो फीवर है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। तो हम सभी को पता है, हम अपने घरों में भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं जिसका नाम है पैरासीटामोल। वो कैसे यूज कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक। देन क्वेश्चन नंबर 68, एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका 69th क्वेश्चन, द पॉइजनस गैस इवोल्व्ड इन भोपाल ट्रेजेडी। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस यूज हुई थी, आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका जो पूछता है गैमिक्सेन इज। तो ये भी प्योरली लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो आपका गैमिक्सेन होता है। सो आई होप अब इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे और आपके ये एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है। अगेन मैं बोलूंगी, सभी क्वेश्चंस को आपने पेपर के टाइम पे अटेम्प्ट नहीं करना। आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, तभी आप मैक्सिमम मार्क्स जो है आप अटेन कर पाएंगे। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।